हेलो गाइस, मेरा नाम है राजकमल और आज के इस टॉपिक में मैं आपको बात करने वाला हूं कि वो लोन जो आप ले चुके हैं और लेने के बाद आपको कंपनियां परेशान कर रही हैं। जैसे क्रेडिट भी हो गई, मोबी क्विक हो गया या पेटीएम हो गया, या तो फिर आपने एम पॉकेट से पेमेंट ले रखा हो। कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा गाली देती हैं और यहाँ तक कि आपके फैमिली मेम्बर को भी कॉल करती हैं, यहाँ तक कि आपको धमकाती भी हैं और ज़रूरत पड़ने पे मारती भी हैं। इस तरह की जितनी भी हरकतें वो कैसे करती हैं, आपके घर पे आके बेइज्जत भी करती हैं। जबकि आरबीआई का गाइडलाइंस है वो सख्त है कि कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं जा सकता है और आपको गाली नहीं दे सकता। आपके किसी भी रिलेशन में किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं कर सकता। बट फिर भी ये कंपनियां ऐसा कर रही हैं, क्यों और कैसे कर रही हैं? ये चीज कैसे पॉसिबल है? क्या ये आरबीआई का गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती? ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ? तो ये सब कुछ चीजें आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है और सुनना है, समझना है कि कैसे है और कैसे आप इससे बच सकते हो, अगर ये भी जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, बीचों को वीडियो को अगर बीच में स्किप किया तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, देखो मैं ऑलरेडी मैं इस चीज से भुक्तभोगी हूँ। मैं ऐसा कर चुका हूँ और ऑलरेडी मेरे ऊपर ये बीत चुका है। तो मैं अपनी कहानी भी बताऊंगा कैसे क्या हुआ था मेरे साथ। ठीक है, और मैंने क्या प्रॉब्लम्स किया था और कैसे मैं इससे निकला, अब फिर मैं आपको वो भी सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि मैंने कैसे लोन लिया, कैसे मैं फंसा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरे पास जो भी मैं बिजनेस करता हूँ, मैं आईटी का बिजनेस करता हूँ, तो उसमें मुझे पैसे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम पैसे कमाता हूँ, मैं ठीक ठाक पैसे मैं कमा लेता हूँ। इतना कि अभी जो एक नॉर्मल जो कि मैंने पॉलिटेक्निक और बीसीए करके रखा है, तो मेरी इस क्वालिफिकेशन के अनुसार जितने भी मेरे दोस्त यार हैं वो किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, उनसे अच्छी सैलरी है, मैं उनसे अच्छे पैसे कमा रहा था। ठीक है, इसी बीच मुझे कुछ प्रोजेक्ट मिले जिसमें मुझे प्रोजेक्ट में मैं भी उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकता, बस इतना आपको बता सकता हूँ कि उस प्रोजेक्ट में मुझे लगभग 12 लाख रुपए मिले। ठीक है, उस 12 लाख को मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब चूंकि मेरे पास पैसे बहुत थे, मेरे पास इनफ थे पैसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथली जो मेरा पैसा आता था वो आता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसमें मुझे 12 लाख का प्रॉफिट हुआ और मैंने 12 लाख रुपए मेरे पास आ गए एक दिन में। अब मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उस 12 लाख को जब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो मैंने पहले ट्रेडिंग की। मुझे इंट्राडे, जबकि मुझे बिल्कुल इंट्राडे की नॉलेज नहीं थी, मैंने यूट्यूब से बिना कोई वीडियो देखे मैंने इंट्राडे से ट्रेडिंग करना शुरू किया और मैंने बहुत सारे पैसे बेकार कर दिए। ठीक है, तो लगभग इन सब में करने में मुझे 8 से 9 लाख रुपए मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग और कुछ यहाँ किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट करना और एक दोस्त जिसको कि पैसे देना, उसको लोन देने के बराबर था। उसने बोला कि मैं इसमें से बिजनेस करूंगा, मैं इससे और कुछ प्रॉफिट बना के तुम्हें बिजनेस दे दूंगा। ठीक है, ये सब करते करते ऐसा हुआ कि मेरे पास जो 12 लाख रुपए थे वो 12 लाख रुपए चले गए। बल्कि एक प्रोजेक्ट में और डाला भी पैसे था, तो 8 लाख वो निकल गया। फिर 4 लाख मुझे इन्वेस्ट मैंने किया एक कंपनी में इन्वेस्ट, और एक प्रोजेक्ट ले लिया तो उसमें चले गए। अब चूंकि प्रोजेक्ट मैंने जो दोबारा जो प्रोजेक्ट लिया था वो लिया था मैंने लगभग आई थिंक 8 लाख का और था मेरे पास प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने 4 लाख रुपए ऑलरेडी मैंने घर बनवाया अपना। ठीक है, मैंने अपने घर में वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने घर बनवाया, घर में जो भी कुछ काम बचा हुआ था पापा ने ऑलरेडी करके सारे काम करा के रखे थे। लेकिन मेरे पास कुछ चुल मची थी कि नहीं, मुझे भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है अपने घर में। तो 4 लाख जो बचे हुए पैसे थे मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। मैंने सोचा कि तब तक मैं 8 लाख का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए मैं 4 लाख रुपए कहीं ना कहीं और से कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ठीक है, तब तक उसी में मुझे जो 8 लाख का प्रोजेक्ट था उसमें मुझे कुछ पहले से एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिल गए, जिसको एडवांस पेमेंट बोलते हैं। तो एडवांस पेमेंट मुझे आई थिंक 3 लाख या 4 लाख के आसपास मुझे मिल चुका था। ठीक है, 4 लाख रुपए से कम थे, कुछ पैसे मिल गए। ठीक है, उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, बाकी मेरे पास बचे थे पैसे 4 लाख रुपए की कमी पड़ गई थी। और इसके अलावा मैंने जो घर में इन्वेस्ट कर दिया था वो भी 4 लाख की जगह मैंने थोड़ा सा और बढ़ा के उसमें 7 या 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, कहीं से पैसे लेके, ठीक है, किसी दोस्त वगैरह से लेके पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। तो टोटल मेरे पास अगेन अब मेरे पास कर्जा हो चुका था 8 लाख रुपए का। ठीक है, अब वैसे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे अर्जेंटली सारे पैसे पे करने थे। तो मेरे पास मैंने अपना पेमेंट देखना शुरू किया, मुझे कहाँ से पेमेंट मिल सकता है। तो मैंने मोबीक्विक से पेमेंट लेना शुरू किया, ट्रू बैलेंस से मैंने पैसे लिए, एम पॉकेट से मैंने पैसे लिए, मनी व्यू से मैंने पैसे लिए। इसके अलावा और भी 5-6 कंपनियां थी, सभी से मैंने पैसा लेना शुरू किया। मतलब मेरे नाम पे बहुत तेजी से उसमें लोन मुझे मिल रहा था। मतलब 2 लाख रुपए कहीं से लिए, फिर कहीं से 1 लाख रुपए, फिर 50,000, 25,000, 25,000, 10,000, 15,000, ऐसे करके मैंने बहुत सारे पैसे लिए। लगभग अपने नाम पे मतलब 3 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया।
ठीक है। अभी भी मेरे पास 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, तो फिर मैंने अपने भाई के नाम से लोन लेना शुरू कर दिया। भाई ने मेरा मना किया, उसने समझाया कि नहीं ये चीज़ मत करो, हो सकता है हम लोग बाद में फंसे। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं फंसेंगे हम लोग, पैसे मैं फिर भी निकाल लूंगा। और इस पैसे को निकालने के चक्कर में अब तक मैं सिर्फ लोन से निकाल चुका था, अपने भाई से भी निकाल के मैं लगभग 6 से 7 लाख रुपए मैंने निकाल लिए। ठीक है, लगभग 7 लाख रुपए हो गए। तो अब मेरे पास ठीक है, थोड़ा रात 1 लाख रुपए की और भी कमी पड़ रही थी, तो फिर मैंने मम्मी से पापा के आईडी पे भी उठा लिए कुछ पैसे, जिसमें मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, तो फिर मेरे पास 8 लाख रुपए हो गए। अब मेरे पास 8 लाख रुपए तो हो गए। अब भाई मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इसकी जितने भी मैंने पैसे उठाए थे, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि मैंने 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे पे मैंने उठाए थे। तो मतलब सबकी ईएमआई कुछ ना कुछ आएगी हर महीने। और मेरे पास जो ईएमआई आ रही थी वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पर मंथ का ईएमआई आ रहा था। ठीक है, उसमें मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एक दो लोन चल रहा था, उसका मुझे पेमेंट करना था, क्योंकि मैं 1.5 लाख रुपए से कम पैसे कमाता था। मतलब मेरे पास लाख रुपए से भी मैं पैसे कम कमा रहा था, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए पर मंथ ईएमआई भरनी थी। कैस अब मेरे पास चारा कोई नहीं था, मुझे बिल्कुल भी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो उस समय मूवी क्विक, ट्रू बैलेंस, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे बाउंस होने शुरू हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ मूवी क्विक की। मूवी क्विक की सिर्फ एक पेमेंट मेरी बाउंस हुई, जो कि सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 25 दिन ही डिले हुआ था, और 25 दिन में उसने कॉल करना शुरू कर दिया, और जिसमें उन्होंने धमकी भी दी कि अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हारे रिलेशन वालों को फोन करना शुरू कर दूंगा। अब ये समस्या मेरे पास आ गई चुकी थी, और मुझे कुछ भी नहीं समझा कि मैं पेमेंट करूं तो कैसे पेमेंट करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेमेंट कर चुका, तो मेरे पास इतनी इनकम नहीं हो पाई थी कि मैं उतना पेमेंट करूं। फिर गाइस मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांति से बैठा था और मैं काफी परेशान था। मैं रातों दिन बस इतना हो गया कि पैसे मैं कहाँ से लाऊं और कैसे इस पैसे को दे पाऊं। अब ये पैसा मुझे देने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए। मैंने पापा से को और सॉरी अपने पापा और भाई को अभी तक नहीं बताया था कि मुझे मेरे पास इतना लोन चल रहा है। ठीक है, भाई को थोड़ा वो समझ रहा था, बस उसको लग रहा था कि शायद भैया कर लेंगे और ये करके निकल जाएंगे। और क्योंकि इससे पहले भी मैंने पहला लोन लिया था, तो मैं उस समय क्योंकि छोटे लोन थे, तो 1-2 लाख के लोन थे, तो मैं उसमें देख के निकल गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था गाइस, इस बार ऐसा नहीं था। इस बार मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोन का जो कर्ज था वो बहुत ज्यादा था। अब इस कर्ज को भरने के लिए अब चूंकि मूवी क्विक का किसी तरह मैंने पेमेंट किया, अगले मंथ में फिर बाउंस हुआ, अगले मंथ में फिर बाउंस हुआ। इसी तरह अब ऐसा समय आया कि एक बार 25 से 26 दिन हो चुके थे मूवी क्विक का लोन। अब क्योंकि 3-4 बार ये चीजें बाउंस हो चुकी थी, अब उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया। अब ये फोन पे नहीं माना मैं। उसके बाद फिर मैं घर पे आया, मैं उनका रोज का रोज उनको कोई ना कोई डेट देता था। ऐसे करते जब एक बार ऐसा हुआ कि जब 26 तारीख बीत गई, तो उनके उधर से किसी ने फोन किया। उसने बोला कि तुम राजकमल बोल के हो? मैंने कहा हाँ राजकमल बात कर रहा हूँ, बताओ। उसने बोला कि ऐसा है कि अगर तुमने पैसे, तुम सीधे से पैसे देना चाहते हो या टेढ़े से पैसे देना चाहते हो, कैसे पैसे देना चाहते हो? मैंने कहा, फिर मैं भी ताव में आ गया। मैंने कहा कि आरबीआई का गाइडलाइंस ये तो कुछ कर तो सकता नहीं, क्या ही कर लेगा ये, मैंने सिंपल से बोला। लेकिन गई उसने बोला कि तू अच्छा नहीं देगा, तो उसने फिर गाली देना शुरू कर दी। मैं सीधे बता रहा हूँ, मैं उसने माँ बहन के सीधे गाली देना शुरू कर दी। और फिर बोला कि मेरा कांटेक्ट लिस्ट निकाला उसने। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में, मतलब मेरे मोबाइल में जितने नंबर सेव थे उन सबके नाम लेके उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरी फिर जो सिस्टर थी उनको फोन करना शुरू किया, और फिर जो मेरे मामा का नंबर था उसमें सेव करना शुरू कर दिया, और वो सब चीजों पे गाली देना शुरू कर दिया, उनको लगा के गाली देना शुरू कर दिया। फिर मुझे अब तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास पहुंचा कैसे, क्योंकि मैं तो सिंपल कुछ भी कॉन्टेक्ट लिस्ट शेयर नहीं की थी। मैंने बस रेफरेंस नंबर 2 या 3 शेयर किया था। मैंने सोचा कि 2-3 रेफरेंस नंबर है, वो ज्यादा जरा उसी नंबर पे फोन करेगा। और किस पे फोन करेगा? तो आरबीआई का सख्त गाइडलाइंस है। मैं आरबीआई गाइडलाइंस के लिए बहुत वो था कि मैं सचमुच जो आरबीआई गाइडलाइंस है वो बहुत ही बेटर है गाइस, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरी रिलेशन में बहुत जगह फोन करना शुरू कर दिया, बहुत जगह उस चीज को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब चूंकि मेरे रिलेशन से बहुत सारे फोन आना शुरू हो गए, मैं इस चीज को बार बार बोल रहा था कि हाँ शायद नहीं, ये चीजें फेक है, फ्रॉड है। मैं अपने रिलेशन में ये चीजें झूठ बोल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये चीजें वो सही है, वो क्यों फोन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज मेरे रिलेशन में सभी जगह पे फोन करना शुरू करना और गाली देना, बहुत गंदी गंदी गाली देता था। मैं जहाँ पे जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहां पे भी कुछ एक्चुअली जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसके अगल बगल कुछ दुकानदार हैं। उन दुकानदारों का नंबर उसने पता नहीं, अब मुझे आई नो कि मुझे पता है कि उस दुकान के मेरे पास ऑफिस के पास आया, उसने फोटो खींचा, उस दुकानदारों को फोन लगाया और उनको गाली देना शुरू किया कि राजकमल पैसे नहीं दे रहा, ये वो। फिर दुकानदारों ने मुझसे बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे किसी भी तरीके से मूवी
मोबीक्विक तो पैसा पहले चुका देना है। ऐसे करते करते मैंने खाता बुक से भी लोन लगा था। खाता बुक का भी यही सेम कहानी थी। ये भी किसी सारे रिलेशन वालों को फोन करना, उनको गाली देना, उल्टा सीधा बोला, ये सब सारी चीजें बोलते थे। गाइस ये समस्या जूझते जूझते मुझे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब मेरे पास मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे में फिर पैसे में अब मैं अपने घर वालों को भी बता चुका था, मम्मी पापा, क्योंकि मैं सुबह शाम परेशान होता था, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। मैं घर पे कुछ भी बोलते थे लोग, मैं चिढ़ जाता था। फिर पापा ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, पापा ने पूछा, फिर मैंने सभी को अपनी सारी कहानी बताई। क्योंकि मैंने पैसे कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मैंने किसी जुआ खेला हो या मैंने दारू पिया हो, इसलिए घर वालों ने सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुमने थोड़ा बिजनेस में लॉस किया और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने बिजनेस में लॉस और बाकी पैसे तुमने घर में ही लगाए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ कुछ। फिर मेरे पापा भाई और सभी लोग मिलके पैसे भरना शुरू किए। तो हाँ, कुछ हद तक तो पैसे तो भरे जा रहे थे, लेकिन जो घर का खर्चा था वो भी चलना था, तो इसलिए पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ऐसे में मम्मी के कुछ गहने थे वो बेचना पड़ा। फिर जाके जब मम्मी के कुछ गहने बिके उसके बाद फिर जाके ये प्रॉब्लम तब जाके सॉल्व हो पाई। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक कंपनी जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए बट वो आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है। गाइस ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है और वो सीधे आपको फोन कर रहा है, आपके रिलेशन वालों को फोन कर रहा है, आपके घर पे भी आ जा रहा है। हालांकि वो मेरे घर पे भी आए थे, लेकिन मैंने घर पे तो उन्होंने शांति से बात की थी, बट कभी कभी ऐसा होता है। तो भाई इसके लिए देखो दो रास्ता है। पहली बात तो आरबीआई का नियम कहता है, लेकिन आरबीआई के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। कहीं जैसे आप इनको फोन करोगे, जैसे मैंने मोबीक्विक में मैंने फोन किया था, मैंने उनको बोला कि ये आपके यहाँ से ऐसे फोन आ रही है, गाली दे रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए ऐसा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई भी कॉल हमारी तरफ से नहीं आता, अगर आप जाता है तो नंबर दीजिए, मैं कंप्लेंट डाल दूंगी। कैस ये मोबीक्विक कुछ नहीं करता है, बस इनका सीधे से कंप्लेंट डालेंगे और उस नंबर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो नंबर जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, उस तरीके से समझे तो वो गुंडे होते हैं। उन गुंडों को नंबर दे चुका है, ये वो गुंडों का काम है पैसे निकलवाना, और पैसे निकलवा के उस कंपनी को देंगे और बस काम खत्म। उनका बस इतना ही फंडा है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो जो नंबर यूज करते हैं वो नंबर फेक होता है। जो लोग जिस लोकेशन पे रह के वो फोन करते हैं वो फोन भी बेकार होता है, और कुछ टाइम बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, या तो कुछ दिनों के बाद उस सिम को ही तोड़ के वो फेंक देते हैं। तो ये सिंपल तरीका, और आप जान नहीं सकते कि आप किसी को कोर्ट में या कहीं पर भी ये चीज क्लेम भी नहीं कर सकते, या तो आप उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो बंदा है कौन या वो बंदी है कौन, कौन है जो इस चीज का आपको परेशान कर रहा है। ऐसे में गाइस आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि देखो सबसे पहले आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, चूंकि गुंडे होते हैं तो उन्हीं का रूल फॉलो करते हैं और ये अपने मन से सारा चीजें करते हैं। तो अगर ऐसे में अगर आपको लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला कि यार लोन लेने से पहले तो 50 बार सोच लो कि लोन ले कहाँ से रहे हो, और अगर भर पाओगे तो ठीक है, नहीं भर पाओगे तो तुरंत इस चीज को बंद कर दो। और दूसरी बात कि क्या अगर वो बोलते हैं कि आपको इतने पैसे देने तो आपको पैसे देने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो पैसे नहीं देने चाहिए। अगर आप एकदम जिल्लत भरी चीजें सह सकते हो, आपके रिलेशन में कोई भी आपको फोन नहीं कर रहा है, अगर आप इस तरह के हर तरीके की जिल्लत सह सकते हो, तब फिर आपके लिए चीज अच्छा है, ठीक है आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसे नहीं भर सकते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको जिल्लत नहीं सह सकते हो तो फिर आपको ये पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मर भी जाते हैं तो वो सारे बैंक आपसे इंश्योरेंस करा के रखते हैं, उन इंश्योरेंस कंपनियों से वो पैसा वसूल लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहला काम तो आप जितना भी हो सके धार्मिक चीजों में ध्यान लगाइए और परेशान मत हुई। बहुत सिंपल तरीका है। वो जो जितना भी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कर देने से वो जो भी कस्टमर वो डर जाएगा पैसे दे रहा, तो अगर आपके पास पैसे है तो दे के हटाओ, अगर नहीं है पैसे अगर तो आप अड़ जाओ कि नहीं मुझे पैसे नहीं देता, क्योंकि आप आरबीआई के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो। और लेकिन अगर रिलेशन वालों को फोन करे तो फिर आप फंसोगे, या तो फिर किसी तरह उनको कन्विंस कर दो, उनको पहले बता दो कि नहीं ये कुछ तरह का कोई भी कॉल आया तो समझिए कि वो फ्रॉड है, ठीक है। तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अलावा जिस नंबर से फोन है उस नंबर को एफआईआर दर्ज करके क्लेम कर दो, ऑनलाइन भी आप डाल सकते हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो गाइस ये रहा एक नियम, एक तरीका जिसमें कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और मेरे साथ क्या हुआ था मैंने आपको बताया कि कैसे लोग लोन के चक्कर में फंसते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा, एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा कि क्या दिक्कत है, कैसे होती है, कौन सी कंपनियां फ्रॉड करती हैं, कैसे इनसे बचना चाहिए। सो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।